हमें सिर्फ इतनी बताने की जरूरत पड़ी कि 10-12 जगहों पे जो इस तरह के विवाद खड़े किए जा रहे हैं, उसमें मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद में करीब टोटल केस 10-12 के होंगे, 26-27। उसमें से 18 केस आरएसएस और बीजेपी ने सिर्फ मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद, यानी कि जिसमें मैं वकील हूं, उसमें 18 जो सूट है, 18 पार्टियां जैन साहब जैसी खड़ी कर रखी। इतना बार हमने बोला है, उसके अलावा हमने भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद जज साहब ने जो लॉजिक दिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब एक सबसे बड़ी अदालत ने किसी विषय को, सबसे बड़ी अदालत ने संज्ञान ले रखा है किसी विषय को, ये 3 और 4 धारा जो है कि 1947 वाली यथास्थिति चेंज नहीं की जाएगी और उसके लिए कोई केस भी नहीं डाला जा सकेगा। जब सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला कर रही है अभी, तो निचली अदालतों की ताकत तो वैसे नहीं रह जाती ना वो कोई केस नया फाइल करने की ताकत रह जाती है उनके पास, ना किसी भी केस में फैसला करने की ताकत रह जाती है, क्योंकि अभी तो सारे फैसले इस बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर, जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर दी थी, किसी भी अदालत को कोई हक ही नहीं रह जाता। अब ये बताइए, जो दूसरा पक्ष एकदम बिलबिला उठा आज अंदर, ऊंची ऊंची आवाज में बहुत सारे सीनियर वकील बहस करने लगे, और एकदम, और बाहर आके अदालतों के बारे में भी क्या क्या इंटरव्यू दिए जा रहे हैं अभी आरएसएस और मनुवादियों द्वारा, वो तो आप सब लोग देख ही रहे होंगे। तो इसमें ऐसा कौन सा गलत बात? तो हम इसको जो कह रहे हैं कि एक ये नॉर्मल सा ऑर्डर था, लेकिन क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है, बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ रही, तो 1-2 बूंदें पड़ी हैं, तो उसी से लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। आज की बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम छोटे छोटे या बड़े मस्जिदों पर जिस तरह से खुदाई के प्रस्ताव पास हो रहे थे, लोगों के सपने आ रहे थे, वो कोर्ट जाते थे लोअर कोर्ट में और वहां से आदेश होता था कि सर्वे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सर्वे पर रोक लगे। इस केस को देख रहे वकील है महमूद प्राचा, किसी परिचय की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि शोषित वंचित समाज और संवैधानिक लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। पर अच्छा साहब, एग्जैक्टली क्या है ऑर्डर? देखिए, ऑर्डर ये है, एक तो बहुत सारे लोग इसमें, इस केस में मैं भी हूं, तो फर्क नजर आएगा ही, क्योंकि हमारे जितने भी केस होते हैं वंचित समाजों के, SC ST, OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के, वो केसेस जो हैं वो ठीक से लड़े नहीं जाते, लेकिन बाहर उनके नाम पे बड़े सारे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और वकीलों के नाम पे करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाते हैं। लेकिन मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद में मैं हूं, खासतौर पे ये मुसलमानों के लिए है ये बात, और इस केस में भी मैं हूं, तो फर्क आपको खुद नजर आएगा, अपनी आंखों से देखिएगा। और इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जज साहब ने एक बहुत ही बैलेंस्ड ऑर्डर पास किया है, और इसलिए खुशी की लहर इसलिए दौड़ रही है कि बहुत दिनों से कोई संविधान के अनुरूप फैसला या अंतरिम फैसला भी नहीं आया था। तो इसमें संविधान के अनुरूप फैसला है, इसमें ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो रोज ही होनी चाहिए ये इस प्रकार के ऑर्डर, क्योंकि नहीं हो रहे, इसीलिए लोग खुश भी हो रहे हैं, और हैरानी का भी एक तरीके से पुट है। तो इसमें 4 ऑर्डर्स हुए हैं, मेन मेन जो 4 हैं, और ये अगली डेट तक के लिए हैं। पहला के और उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि जज साहब ने रीजन क्या दिया। पहला ये कि कोई भी नया केस किसी भी धार्मिक स्थल की जो वास्तु स्थिति है उसको चेंज करने के लिए कोई भी केस फाइल नहीं किया जाएगा, कोई भी अदालत नया केस स्वीकार नहीं करेगी आज से। एक बात। दूसरी बात, जो किसी भी केस में जो लंबित भी है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दायरे में आता है, उसकी जद में आता है, यानी कि 15 अगस्त 1947 के समय के जो स्थिति थी, यथास्थिति, उसको चेंज करने के लिए कोई भी केस अगर चल रहा है उसमें फाइनल ऑर्डर पास नहीं होगा, उसमें कोई अंतरिम ऑर्डर भी पास नहीं होगा। और तीसरी बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि सर्वे का भी ऑर्डर कुछ नहीं होगा, और ये खास तौर पे कही गई है। हालांकि इंटरिम ऑर्डर जो होता है उसमें सर्वे भी कवर्ड होता है। तो ये जो सारे मुद्दे जो कहे गए हैं, तो ये इस बात को दर्शाते हैं कि हाँ, अगली डेट तक एक राहत है। एक बात और इसमें मजेदार ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने उनको दबाव डाल के 4 हफ्ते के अंदर जवाब फाइल करने के लिए बोला है कि अपना जवाब तो बता दो, केंद्र का क्या सरकार है, जो केंद्र पार्लियामेंट इसको बिल को लाई थी, पास कराया था, उसका क्या इस बारे में कहना है आज की सरकार का, वो भी बता दो।
तो वो भी उनको बाध्य किया गया है। अब जो रीजन इसका दिया गया है वो भी मैं आपको बता दूं, और बहुत ही लॉजिकल रीजन है, इसलिए कोई इस तरफ से एक बात और बता दूं, आज इस तरफ से हमारी तरफ से किसी को भी बहस करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो जो ये अभी पूरे मुशायरे और कवालियां हो रही होंगी ना कि ये कर दिया और हमारे वकीलों ने वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जज साहब ने स्वयं ही ऑर्डर पास किया है। हमें भी कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, ये भी मैं साफ कर दूं। हमें सिर्फ इतनी बताने की जरूरत पड़ी कि 10-12 जगहों पे जो इस तरह के विवाद खड़े किए जा रहे हैं, उसमें मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद में करीब टोटल केस 10-12 के होंगे, 26-27, उसमें से 18 केस आरएसएस और बीजेपी ने सिर्फ मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद, यानी कि जिसमें मैं वकील हूं, उसमें 18 जो सूट है, 18 पार्टियां जैन साहब जैसी खड़ी कर रखी। इतना बार हमने बोला है, उसके अलावा हमने भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद जज साहब ने जो लॉजिक दिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब एक सबसे बड़ी अदालत ने किसी विषय को, सबसे बड़ी अदालत ने संज्ञान ले रखा है किसी विषय को, ये 3 और 4 धारा जो है कि 1947 वाली यथास्थिति चेंज नहीं की जाएगी और उसके लिए कोई केस भी नहीं डाला जा सकेगा। जब सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला कर रही है अभी, तो निचली अदालतों की ताकत तो वैसे ही नहीं रह जाती ना, ना वो कोई केस नया फाइल करने की ताकत रह जाती है उनके पास, ना किसी भी केस में फैसला करने की ताकत रह जाती है, क्योंकि अभी तो सारे फैसले इस बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर, जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर दी थी, किसी भी अदालत को कोई हक ही नहीं रह जाता। अब ये बताइए, जो दूसरा पक्ष एकदम बिलबिला उठा आज अंदर, ऊंची ऊंची आवाज में बहुत सारे सीनियर वकील बहस करने लगे, और एकदम, और बाहर आके अदालतों के बारे में भी क्या क्या इंटरव्यू दिए जा रहे हैं अभी आरएसएस और मनुवादियों द्वारा, वो तो आप सब लोग देख ही रहे होंगे। तो इसमें ऐसा कौन सा गलत बात, तो हम इसको जो कह रहे हैं कि एक ये नॉर्मल सा ऑर्डर था, लेकिन क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है, बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ रही, तो 1-2 बूंदें पड़ी हैं, तो उसी से लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। खुश होने की आवश्यकता नहीं है, तैयारी करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है, और सब्र करने की और मेहनत करने की आवश्यकता बहुत है। ये वर्शिप एक्ट को लेकर क्या है, पुख्ता बात कहिए कि उसमें क्या कोई लूप होल्स है कोई? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि कहीं ये आरएसएस की नीति न हो, क्योंकि लगातार लोग अब बुद्ध विहार की भी मांग कर रहे थे, तो दबाव बढ़ रहा था। क्योंकि जैसे ही मंदिर मस्जिद पर सवाल उठ रहे थे तो बुद्धिस्ट लोग भी कह रहे थे कि भारत में तो सबसे पहले बुद्धिस्ट थे, वो भी एक तो प्रेशर। दो धारी, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, ये लेकिन दो धारी तलवार है। तो आरएसएस भी कट सकती है इससे, मनुवादी मानसिकता भी कट सकती है इससे, और जो बहुजन समाज है वो भी कट सकता है। इसीलिए, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा माफी के साथ ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं वो मेरे पास इस बारे में बहुत बार आए, और मैंने अपना पूरा सहयोग देने के लिए, पूरी ताकत लगाने के लिए उनसे वादा भी किया, लेकिन फॉलो अप बिल्कुल जैसे मुसलमानों का हाल है वैसा ही बुद्धिस्ट समाज का भी हाल है, फॉलो अप नहीं है। ये काम देखिए, आरएसएस के तो 1 लाख से ज्यादा संगठन फुल टाइम ये संविधान खत्म करके हर जो उन्होंने बेईमानी की है उस पे, उसको पर्दा डालने के लिए जुटे हुए हैं। हमारे लोग ज्यादा भाषण देते हैं, काम नहीं करते। हमारे लोग जाके 1 दिन 2 दिन कुछ टीआरपी लूट लेते हैं। आज जैसे राहुल जी चले गए वहां पे, ये अ, ये हाथरस। हाथरस। अब हाथरस को तो सब भूल ही चुके थे। जब वो केस हारा गया, उसके बाद से वो परिवार मेरे पास आया, तब से हमने दोबारा मेहनत करके केस को बढ़ाया, तो अब लोगों को नजर आया, तो लोग अब वापस वहां जाने लगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे लोगों में ये कमी है, हम अपने पीड़ितों को छोड़ देते हैं, हम अपने मुद्दों को छोड़ देते हैं, अगली कोई मुसीबत आ जाती है उसमें बिजी हो जाते हैं। तो ये हमें, जिस भी मुद्दे को हम पकड़े उसको उसके अंजाम तक, यानी कि लॉजिकल कंक्लूजन, अंतिम निर्णय तक पहुंचाने के लिए हमें लगातार काम करना होगा। इस कमी को हमारी मनुवादी अच्छे से समझते हैं, और ये मैं समझता हूं हमारी सबसे बड़ी कमियों में से एक है। तो बुद्ध समाज को भी ये चाहिए कि इसमें पार्टी तो बने भाई, इसका विरोध करने के लिए पार्टी बने, क्यों नहीं बने, लेकिन बन नहीं रहे। अब क्या करें हम, बताइए। अच्छा, वर्शिप एक्ट का क्या है मसला? क्या वर्शिप एक्ट में इस तरह के प्रावधान है कि, या जो लोग कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ के इस फैसले से जो उन्होंने दिया
ज्ञान वापी पर वहां से रास्ता खुल जाता है कि मस्जिदों के सर्वे हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अपने खुद के जजमेंट में जो वैसे तो एक तरह से मैं गलत बोल रहा हूं कि उनका जजमेंट नहीं था, ये बाबरी मस्जिद का, वो तो किसी और शक्ति का जजमेंट था। लेकिन नाम तो उन्हीं का लग रहा है ना। और मैंने ये भी बता दूं कि मैंने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, केस भी कर दिया है चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ, जो उन्होंने वो जजमेंट लिखी थी और तभी शुरू कर दी थी जब वो चीफ जस्टिस सिटिंग थी। एक अदालत में केस उनके खिलाफ मुकदमा डाल दिया मैंने। लेकिन अब जब 5 जजेस की जजमेंट जो है, जो ये कहती है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बाबरी मस्जिद के अलावा सब जगह लागू होगा, तो अब चंद्रचूड़ साहब ने, उससे छोटे जजों की बेंच ने ये कैसे कर दिया ज्ञान व्यापी में कि उसको उस इशू को दोबारा खोल दिया। तो ये सब चीजें हैं जो कि विचित्र हैं। इसीलिए तो आज लोग जो खुशी की तरह देख रहे हैं बाबरी कि मस्जिद का जो फैसला आया था उसमें लिखा हुआ है कि वर्शिप एक्ट अब बाबरी मस्जिद के अलावा सब पर लागू होगा। सब पर लागू होगा, इसीलिए कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन आपकी बात सही है, ये बुद्धिस्ट समाज को इससे, इसके बारे में कुछ करना चाहिए जो वो नहीं कर रहे। तो जब मंदिरों का सर्वे हो सकता है तो मस्जिदों का सर्वे हो सकता है, तो मंदिर के सर्वे के लिए भी अगर देखिए, मंदिर का अगर सर्वे का रास्ता अगर खुलता इसीलिए है। मैं क्या बोल रहा हूं, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि मस्जिदों के सर्वे तो झूठे हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, उसमें धोखाधड़ी हो रही है, और उसमें किस किस का क्या रोल है वो एक अलग बात है। लेकिन ईमानदारी के साथ अगर एक्चुअल सर्वे होंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के, तो मस्जिदों में तो शायद एक दो जगह कुछ मिले, वो भी मैं शायद लगा के कह रहा हूं। लेकिन हर बड़े मंदिर में बुद्ध विहार मिलेगा और साइंटिफिकली मिलेगा, अकाट्य तथ्यों के हिसाब से मिलेगा, और कम से कम 84,000 से ज्यादा तो मिलेंगी ही मिलेंगी। और उसमें ऐसे ऐसे मंदिरों का नाम है कि बुद्ध समाज जो है ना, उसको मतलब अगले 1,000 साल तक किसी भी परिवार को कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा उनका बन जाएगा। तो आप इसमें क्यों नहीं, आप कोई कोशिश करते हैं मैं आप? मुझे देखिए, मैं वकील हूं, ये बात मैं मुसलमानों को भी कहता हूं। मेरे पास सिर्फ ये जो हमारे बड़े बड़े मौलाना हैं, तंजीमें हैं, जो कि जीवित ही इसी पे हैं, मतलब विक्टिम टूरिज्म पे ही जीवित हैं, वो लोग तो ये केस हारने के आरएसएस से पैसे लेते हैं उनके साथ मिलके, और दिखाने के लिए वकीलों पे बड़े बड़े करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और धंधा चल रहा है बढ़िया। बढ़िया है, गंदा है पर धंधा तो है ना। तो एक केस हमारे पास है बस, मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद का। उसमें आपने कोई इतनी बड़ी हलचल देखी है? उसमें सबसे ज्यादा पार्टीज आरएसएस को मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं वकील हूं, उसमें लगानी पड़ गई है 18-18। और उसमें से ये जैन साहब जो है ना, हाँ, ये 18 जो पिटिशनर है। 18 डालने पड़े, क्योंकि एक दो के काबू नहीं आ रहे थे हम। और ये जैन जैन साहब साहब भी भी, है उसमें। जैन साहब भी उसमें है। हाँ, जैन साहब एक एक है, जैन साहब जैसे 17 और हैं। तो जैन साहब कितने मस्जिदों में उन्होंने याचिका डाल रखी है, देश के लगभग मस्जिदों पर? हाँ मतलब ज्यादातर, मतलब आज तो ये बिल्कुल बात क्लियर ही हो गई कि वो एक मेन वकील है इस काम के, आरएसएस के सबसे बड़े बड़े वकील उन्हें माना जाता है। क्योंकि आज कोर्ट ने ये कहा कि दोनों पक्ष अपना एक नोडल वकील दे देंगे, जो सारी जो प्लीडिंग्स वगैरह होती हैं, जो कोर्ट में के जो कागजात फाइल होते हैं, उसको कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि इतनी सारी पार्टीज हो गई हैं, तो उसको इकट्ठा करके देगा। तो जो दूसरा पक्ष है हमसे, विपक्ष, उसने जैन साहब का ही नाम आगे कर दिया। और वो अब आप समझ सकते हैं तो वो कितने अच्छा, ये महत्वपूर्ण जो व्यक्ति। इंटरव्यू में चल रहा था कि क्या कोर्ट कंसीडर करता है कि मुझे कल रात सपना आया था और वो सपने के आधार पर मैं याचिका दायर कर रहा हूँ, इसको कोर्ट कंसीडर करता है सपने को? नहीं, अगर वो इसको साइंस की बुनियाद पे, तथ्यों के बुनियाद पे, और सबूतों की बुनियाद पे साबित कर सकते हैं तो करेगा। नहीं नहीं, वो तो कहे थे सपना आया था मुझे कल रात। नहीं, सपने को भी तो साबित करने का कोई तरीका होगा ना, वो करें साबित। अब मना थोड़ी है। ये तो कोर्ट कोर्ट में इतना मुझे निष्पक्ष सिस्टम सपना, है। मुझे मान लो मैं कहूँ कि मुझे सपना आया है बड़ी कि अच्छी बात है, की बड़ी हत्या खुशी होने की वाली बात है, है। तो कोर्ट केस ले लेगा वो किसी के खिलाफ? नहीं बिल्कुल, अब लेकिन साबित करना पड़ेगा ना। आपके सपने सपना में आया, कैसे साबित करेगा? अरे नहीं कर पाएगा ना, यही तो बात है, यही बात मैं कह रहा हूं। अगर आपको सपना ये आया कि आपने जो चांद है ना उसको हाथ से पकड़ा और निगल लिया, बड़ी अच्छी बात है, आप साबित कर दो अदालत में, तो बस फिर आप जीत जाओगे।
लेकिन कोर्ट केस इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है, क्या बुरी बात है इसमें? कि कोर्ट केस लेती है, लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेने का कानून यही है कि कोई भी केस फाइल हो सकता है, तो फिर लेकिन वो इस बुनियाद पे डिसमिस भी हो सकता है। एक प्रोविजन है 12(6) हम्म, पीपीसी में, तो उस बुनियाद पर डिसमिस भी हो सकता है। लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूं ना, इतना निष्पक्ष सिस्टम बाबा साहब ने बनाया है। ये कुछ दिनों अंतरिम राहत है, मतलब अगली सुनवाई 4 सप्ताह बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें। ये अभी थोड़ा सा सांस लेने की जगह है, उससे ज्यादा कुछ नहीं माना जाए इसे। अंतरिम धोखे में राहत ना आए, धोखे में ना एक आए, तैयारी करें। 1 महीने की राहत है बस। 1 महीने की नहीं, अगली डेट तक। अभी डेट कोई अनाउंस नहीं की है, लेकिन करीब 2 हफ्ते बाद और 4 हफ्ते बाद या 8 हफ्ते की राहत है ये। शुक्रिया वकील साहब, हमें पूरे विस्तार बहुत से शुक्रिया मुझसे बात करने बताने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।